हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे CSIR नेट के PYQs। ठीक है, तो 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो PYQs आए थे पार्ट ए के और पार्ट बी के, दोनों में आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो अराउंड यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आए थे, 3 पार्ट ए में थे और 2 पार्ट बी में थे जो OD से थे। तो उनको डिस्कस करूँगी। पहले 1 या 2 मैथड, जितने मैथड मैं बता सकूँ किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के, किस बुक को आप रेफर कर सकते हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगी। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज समझ में आएगी तो इस तरीके के, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगे आज की वीडियो। तो इस तरीके की मैं बहुत सारी 15 ईयर्स के कॉन्जिक्यूटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको यहाँ प्रोवाइड करूंगी ताकि आप उससे अपनी प्रैक्टिस को एक्सेल कर सको। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे 41 नंबर पे जो क्वेश्चन आया है दिसंबर 23 का हम सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट ए का। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया लेट एफ सच दैट आर स्क्वायर टू आर। तो गिवन डोमेन हमें क्या दिया गया, आर स्क्वायर के अंदर का हम डोमेन लेके चलेंगे और फंक्शन कहाँ मैप हो रहा है, आर स्क्वायर से आर पे। बी आर लोकली इलिप्सिस फंक्शन, कोई फंक्शन एफ डिफाइन है जो कि लोकली इलिप्सिस फंक्शन है, कहाँ पे, आर स्क्वायर के अंदर। कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है सच दैट t0 x0, ये पॉइंट्स जो डिफाइन है, इनिशियल पॉइंट्स, ये इसी आर स्क्वायर के अंदर डिफाइन है। सपोज j एक दूसरा फंक्शन लिया जिसमें ये इनिशियल पॉइंट्स को पास किया, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस को इन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया, इसके जो इनिशियल पॉइंट्स आए, उस इनिशियल पॉइंट्स को जब हमने किसी फंक्शन में डाल के देखा j में, तो देखा कि जो वो j फंक्शन है उसकी इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस जो आती है, जो फाइनल आप आंसर निकालते हो जब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, तो आप इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस देखते हो ना कि कहाँ पे। जब अधिकतर क्वेश्चन तुमने ऐसे देखे होंगे कि जैसे 2 वैल्यू आ रही है और यहाँ पे फंक्शन क्या ब्रेक कर रहा है, तो इस तरीके की वैल्यू इन्फिनाइट को चली आएगी, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू में प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये एग्जिस्टेंस है, ये एग्जिस्टेंस है। तो ये यही कह रहा है कि आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आप निकाल रहे हो, उस सॉल्यूशन के लिए जो मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस है आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में, वो है क्या, वो पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस ही इसने यहाँ पूछी हुई है कि क्या पूरा आर है, या ओपन सेट बना रहा है, या क्लोज सेट बना रहा है, या कि कोई एम्प्टी सेट बना रहा है, क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2। सो जो मेथड 1 है, एसएल रॉस में इस तरीके की जब आप आओगे, लोकली इलिप्सिस फंक्शन को जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर लिया जाता है और उसकी मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस हम लेके चलते हैं, तो एक्चुअली मैं इसको डायग्राम के थ्रू तुम्हें बताती हूँ कि हमने कोई इनिशियल पॉइंट लिया t0 x0। ठीक है, सो एक एक्सेस ले लो x0, एक पॉइंट ले लो, ये वाली एक्सेस ले लो t0 और ये ले लो x0। x0 के आसपास यहाँ कहीं पॉइंट होगा t0 x0, इस तरीके से मान लो। ठीक है, यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, तो ये 0 x0 बन गया, ये वाला पॉइंट बन गया 0 x0 और ये वाला पॉइंट बन गया, एक मिनट, ये वाला पॉइंट बन गया तुम्हारा x0 और 0। ठीक है, ऐसे। सो यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मैक्सिमम इंटरवल के बारे में बात करते हैं तो आर स्क्वायर लेके चले, ये तो समझ में आया, आर स्क्वायर लेके चले। आर स्क्वायर के अंदर हम जो डोमेन लेते हैं वो रेक्टेंगुलर डोमेन लेते हैं। इससे ही क्वेश्चन तुमने करे हुए पिकार्ड में, रेक्टेंगुलर डोमेन लेके चलते हैं। ठीक है, तो डोमेन कैसे लेंगे, t0 -h, t0 +h, कॉमा ये वाला ले लिया, और x0 -h और x0 +h, ये डोमेन ले लिया। तो इससे +h -h की दूरी में 2 पॉइंट ले लिए, ये हो गया x0 -h और ये हो गया x0 +h। इसी तरीके से यहाँ लोगे तो t0 -h और ये पॉइंट बन गया आपका t0 +h। अब यहाँ से लाइन डाल दो, यहाँ से लाइन डाल दो, यहाँ से डाल दो और यहाँ से डाल दो। तो ये मैं एक रेक्टेंगुलर डोमेन d लेके चली जो आर स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है, और डी क्या है, इसके डायमेंशंस को बिलोंग कर रहा है। डी किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसके अंदर एक पॉइंट मुझे t0 x0 मिल जाएगा। क्लियर। तो जब मैं यहाँ पे अपने फंक्शन को सेटिस्फाई करूंगी तो मैं देखूंगी कि इसके मैक्सिमम इंटरवल के बारे में बात कर रहा है, वाइल ये जो डोमेन है ये हमें मैक्सिमम इंटरवल नहीं दे रहा। जब मैक्सिमम इंटरवल के बारे में बात करेंगे तो इसके आगे भी इंटरवल एग्जिस्ट कराएगा, इसके आगे भी इंटरवल पीछे भी एग्जिस्ट होगा। तो तब हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस होगी वो आपकी ओपन इंटरवल होती है, इंटरवल होती है। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बन जाएगा j x0 t0 इज एन ओपन सेट। समझ में है। अब इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो लिख देती हूँ मैं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि एफ एक्स टी इज अ फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड ऑन डोमेन डी इनसाइड आर स्क्वायर।
such that fxt has x as ellipsis continuous and t as continuous variable. Fine. Then the initial value problem has the existence of unique solution. वो बताते हैं, पहले एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डिफाइन कर लेते हैं. एक्स डॉट इज इक्वल्स टू एफ एक्स टी, एक्स टी ज़ीरो इज इक्वल्स टू एक्स ज़ीरो इन द मैक्सिमल ओपन इंटरवल कॉमा टी ज़ीरो प्लस बीटा एंड बीटा इज ग्रेटर देन ज़ीरो. तो ये थर्ड नंबर 2 से कैसे करेंगे, ध्यान से देखो. हमें फंक्शन लिप्सिस फंक्शन दिया गया, मतलब कॉन्टिन्यूस. सो एक्स डॉट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टी और एक्स टी ज़ीरो इज इक्वल्स टू एक्स ज़ीरो. सो अज्यूम करो यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो मैं एफ एक्स टी को क्या ले सकती हूँ, मैं एफ एक्स टी को एक्स स्क्वायर ले सकती हूँ, एफ एक्स टी को मैं लॉग एक्स ऐसे फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन ले सकती हूँ. ठीक है, लेकिन जो इनकी इनिशियल कंडीशन है, सॉरी लॉग नहीं, एक्सपोनेंशियल ले लो, ई टू द पावर एक्स, कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेना है ना, तो ई टू द पावर एक्स ले सकती हूँ. सो ई टू द पावर एक्स जैसा ले सकती हूँ. ठीक है, इनिशियल जो कंडीशन इनकी बनेंगी, इनिशियल कंडीशंस क्या बनेंगी, इनिशियल कंडीशन बन जाएगी. इसके लिए पहले वाला एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, तो x 0 पे 1 लेके चलेंगे. ठीक है, ये वाला आप खुद ट्राई करना. तो अब मैं यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करती हूँ तो देखो क्या बनेगा, x डॉट इज इक्वल्स टू योर एफ एक्स टी को मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर. अब इसको ओपन करेंगे डेरिवेटिव फॉर्म में, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. सो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी. इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड वेरिएबल सेपरेबल से कर दिया. सो -1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू टी प्लस अ कॉन्स्टेंट सी. इनिशियल कंडीशन एक्स 0 इक्वल टू 1 लेके चले, तो -1 एक्स की वैल्यू 1 टी की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू 1 टी की वैल्यू 0 प्लस अ कॉन्स्टेंट सी. सी की वैल्यू कितनी बन गई, -1. ठीक है, दोबारा इस पे पुट करो, इस पे पुट करोगे तो क्या होगा, -1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू टी -1. अब इस माइनस को यहाँ एब्जॉर्ब कर दो. सो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी. ठीक है, अब ये एक्स को ऊपर डाल दो, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस टी, 1 अपॉन 1 माइनस टी इज इक्वल्स टू एक्स. सो एक्स के टर्म में सोल्यूशन आएगा ना, सो एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस टी. ये हमारा आ गया इस तरीके. तो t1 पे इसको t ले लो, इसको t ले लो और इसको तुम x ले लो. अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे t पे वैल्यू डालने की कोशिश कर रही हूँ. t को मुझे दिख रहा है कि अगर मैं t को 1 लूँगी तो ये क्या होगा, फूट जाएगा, 1 अपॉन 0 बनेगा इज इक्वल्स टू इन्फानाइट. तो 1 अपॉन 0 इट गोज टू इन्फिनिटी. तो लेट t इक्वल टू 1 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से वैल्यू सारी माइनस इन्फिनिटी से वैल्यू आसानी से सही आ रही है. लेकिन जैसे ही 1 के बराबर आ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इरप्शन हो रहा है, फट रहा है. तो ये वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी को चली जा रही है. इस 1 को छोड़ के इसके आगे से आ जाओ, फिर ये स्मूथली कर चल रहा है. तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, इसको 1 पे प्रॉब्लम आ रही है. समझ में आया? तो अब मैं इसका मैक्सिमल इंटरवल, मैंने तुम लोगों को बहुत बार ये चीज़ बताई हुई है, इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस में हमारे पास लोकल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस होता है, हमारे पास ग्लोबल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस होता है. तो जब मैं लोकल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ पिकार्ड थ्योरम. लेकिन जब मैं बात करती हूँ ग्लोबल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस, तो मैं इसी तरीके से जनरली अपनी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसका मैक्सिमम इंटरवल -∞ टू +∞ के बीच में पूरा मानती हूँ. उसके हिसाब से देखती हूँ कि ओपन बन रहा है या क्लोज बन रहा है. अब यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमल इंटरवल के बारे में बात की गई है, तो मैक्सिमम इंटरवल हमेशा ग्लोबल इंटरवल हमारा इंटरवल होता है. इसमें क्या बनेगा, देखो -∞ लिया, -∞ +∞ हमेशा ओपन को शो करता है. ठीक है, तो -∞ से कहाँ तक आए, 1 तक आए, कोई दिक्कत नहीं है. फिर यूनियन, फिर मैं 1 तक आई, मतलब 1 के आगे से शुरू किया, तो 1 से लेके ∞ तक आई, कोई दिक्कत नहीं. तो ये इसका मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस हुआ. अगर ये यहाँ पे मैक्सिमल की जगह तुम्हें ग्लोबल भी दे देता तो भी तुम यही इंटरवल के बारे में पूछते. लेकिन ये तो पूछ ही नहीं रहा तुमसे कि इंटरवल क्या है, ये पूछ रहा है कि टाइप ऑफ इंटरवल क्या है. तो टाइप ऑफ इंटरवल मेरा क्या बन रहा है, ओपन सेट बन रहा है. ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 42 नंबर का क्वेश्चन है, IDA 70402. सपोज x
t is a solution of the following initial value problem। ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसने दी है और इसके लिए इसने क्या कहा है, x इसका एक सॉल्यूशन है विद रिस्पेक्ट ऑफ t। सो x जो इनिशियल कंडीशन इसने यहाँ दी है, x t की वैल्यू 0 इनिशियली, तो उसका हमारा आंसर क्या बन रहा है, x0 वैल्यू आ रही है। वेयर a, सो पहला जो रिप्रेजेंटेशन है इसको मैं dx बाई dt इज इक्वल्स टू ax लिख सकती हूँ। अब ये रिप्रेजेंटेशन हमने कहाँ पे देखा था, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में। सो ये जो क्वेश्चन है हमारा सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से आया है, ठीक है। लेकिन इसी ने सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। यहाँ इसने एक इनिशियल कंडीशन दे रखी है हमें, ठीक है। अब दूसरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये एक्स टी के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, सोल्यूशन के। तो पहले मुझे एक्स टी निकालना है, आई हैव टू फाइंड द फर्स्ट इसका सोल्यूशन। तो पहले दिमाग में क्या समझ में आना चाहिए कि सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने सीखा है उसका हम सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले वो आना चाहिए। जब वो एक्स टी की वैल्यू हमारे पास सॉल्यूशन की वैल्यू आ जाएगी, अब उस सॉल्यूशन पे अलग अलग चीजें पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने तुम्हें कराए हुए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत आसानी से हो जाते हैं। देखो कैसे करोगे, इसका एक ही मेथड है, एक से आधा मेथड नहीं है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का लगाते हैं और सिंपल तुम्हें दिखाई दे रहा है कि होमोजीनियस फॉर्म का है, बहुत आसान है होमोजीनियस वाला। नॉन होमोजीनियस वाला थोड़ा ट्रिकी रहता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसके लैम्डास, है ना। तो ये चैप्टर मैंने तुम लोगों को जब पढ़ाया था पेड बैच में, तो तुम्हें मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्लब किया था, किससे, अपनी सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर अलजेब्रा के सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। क्या करते थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद आइगन वैल्यूज निकालते थे, उन लैम्डास के रिस्पेक्ट में हम इसका सॉल्यूशन जनरेट करेंगे। वो स्टेप हमारे लिए एक एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लैम्डास निकालने हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या दी गई है, 5 4 1 2 दी गई है, ठीक है। अब कैसे बनेगी इसकी इक्वेशन, देखो सिंपल, जैसे हम अपना लीनियर में करते हैं। तो लैम्डा का स्क्वायर ले लिया, माइनस प्लस माइनस सिंबल रहते हैं, तो ट्रेस कितना हो गया, 5 6 7, सो 7 ऑफ लैम्डा, और प्लस में क्या हो गया, 5 2 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6। ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। तो सेम जैसे लगाते हैं तो 6 इसकी वैल्यू आई यहाँ पे। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6, इसको स्प्लिट करोगे तो लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 7 प्लस 6, इस तरीके से। तो 6 और 1, तो लैम्डा लैम्डा माइनस 6 माइनस 1 लैम्डा माइनस 6। सो यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 करोगे तो लैम्डा इक्वल टू 1 और लैम्डा इक्वल टू 6, हमें 1 और 2 ये दो लैम्डाज मिल गए। इनके रिस्पेक्ट में हमें सोल्यूशन जनरेट करना है। एक्स टी इज दी सोल्यूशन। कैसे लिखा जाता है, c1 e टू द पावर लैम्डा 1x प्लस c2 e टू द पावर लैम्डा 2x, ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज होगा, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे t को दिखा रहा है ना, और y किसको दिखा रहा है, x को दिखा रहा है, तो उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पे लेके चलोगे तुम t अंदर वाला वेरिएबल, तो xt की वैल्यू क्या बन जाएगी, c1 e टू द पावर t 6t, c2 e टू द पावर 6t, ये दोनों मेरे पास, ये वाला वैल्यूज मेरे पास लैम्डा की आ गई। तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया सॉल्यूशन। क्लियर हो गया सभी जनों को। अब ये सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशंस पे हम ऑप्शंस को चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा ट्रू है। तो सारा इरेज कर दूं, सिर्फ सॉल्यूशन लेके चलती हूँ। एक्स टी विच इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर t प्लस c2 e टू द पावर 6t। फर्स्ट देखो, xt इज बाउंडेड सॉल्यूशन, मतलब इसने कहा है क्या है, xt एक बाउंडेड सॉल्यूशन है ना। फॉर सम x0 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x0 की वैल्यू जब 0 के बराबर ना हो तो इसका मतलब कि आपका जो xt है वो हमेशा बाउंडेड सॉल्यूशन देगा। बट विथ रिस्पेक्ट ऑफ e टू द पावर t एंड e टू द पावर t we can't say we will get some time also unbounded solutions। तो इसमें हमें बाउंडेड सॉल्यूशंस मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे e टू द पावर पॉजिटिव t के टर्म में जा रही है, तो ये वाला हो गया गलत, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, e टू द पावर, ठीक है, ये देख रहे हैं। तो सॉल्यूशन था xt इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर t प्लस c2 e टू द पावर 6t, ये है। कंडीशन क्या दी है, e टू द पावर माइनस 6t इंटू मॉड ऑफ xt इज इक्वल टू e टू द पावर 6t c1 e टू द पावर माइनस t प्लस c2 e टू द पावर 6t और c1 e टू द पावर माइनस 6 प्लस 6t। यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, ये वाला माइनस हम बाहर से लाए हैं, ठीक है। सो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ठीक है। e टू द पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिली है, यहाँ पे वैल्यू, मैंने ये चीज़ c1 एक्स्ट्रा लिख दिया, यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाएगी c2,
है ना। तो ये तो बन गया हमारा C2 प्लस ये वाला क्या बन रहा है, देखो ये बन रहा है C1 e टू द पावर -5t। आई होप सब बच्चों समझ में आ रहा होगा। इक्वल टू है e टू द पावर -60 मॉड ऑफ xt। अब कंडीशन देखो, इसने कहा है t टेंस टू इन्फिनिटी पे, t टेंस टू इन्फिनिटी मतलब ये वाला हिस्सा टेंस टू 0। इधर देखो ये तो C2 ही रहेगा और ये क्या बन जाएगा, माइनस की वजह से ये वाला भी 0 बन जाएगा। लेकिन वैल्यू क्या बनी, 0 इज इक्वल्स टू C2, क्योंकि C2 इज योर आर्बिट्री। आप कुछ भी वैल्यू इसको दे सकते हो, है ना। C2 क्या बन रहा है, आपका आर्बिट्री बन रहा है। तो ये क्या 0 को टेंड कर रहा है, नहीं, यहाँ पे तो कंडीशन वायलेट हो रही है, LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन हो गई आपकी फेल। ठीक है, ये तो 0 को टेंड कर रहा है, बट राइट हैंड साइड भी तो, मतलब अगर आप LHS इक्वल्स टू RHS लेके चल रहे हो, ये 0 को टेंड कर रहा है तो ये भी 0 को टेंड करना चाहिए। इसका मतलब पूरा का पूरा फंक्शन 0 को टेंड करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे 0 को टेंड कर रहा है, यहाँ 0 + C2 होने की वजह से ये C2 के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ये दोनों गलत है, कंडीशन वायलेट हो गई, इसलिए सेकेंड वाला भी हो गया गलत। अब हम आते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे, e टू द पावर -t मॉड ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये दिखा रहा है। और हम क्या ले चलेंगे, -t इंटू x इज इक्वल्स टू e टू द पावर -t C1 e टू द पावर t जो राइट हैंड साइड था, e टू द पावर -t C2 e टू द पावर 60, ये लेके चलेंगे, ये दोनों कैंसिल, है ना। और यहाँ क्या बचेगा, C1 प्लस C2 e टू द पावर 5t इक्वल टू e टू द पावर -t मॉड ऑफ x। अब ये ले जा रहे हैं t टेंस टू इन्फिनिटी में, t टेंस टू इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, ये वैल्यू हो गई इन्फिनिटी, प्लस ये हुई C1, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हुआ, 0। सो ये वैल्यू क्या हुई, 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। नो, दिस इज एन एब्सर्ड रिजल्ट, ये भी रिजल्ट एब्सर्ड है, ये भी कंडीशन फेल हुई, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब ये चेक करते हैं, e टू द पावर -10t मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू e टू द पावर -10t इंटू C1, e टू द पावर तुम्हारा क्या था t, e टू द पावर -10t C2 e टू द पावर 60। तो वैल्यू क्या आई, e टू द पावर -90 C1 प्लस e टू द पावर -40 और C2, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो e टू द पावर -50 कहाँ को जाएगा, 0, ये हिस्सा भी 0 को गया, ये हिस्सा भी 0 को गया। LHS इक्वल्स टू RHS, सो कंडीशन इज सेटिस्फाइड दैट फुल ऑफ दिस इक्वेशन टेंड्स टू 0। ये पूरी इक्वेशन कहाँ को चली जाएगी, 0 को चली जाएगी। तो इसका फोर्थ वाला आंसर सही था, समझ में आया। सो यहाँ पे हमारा ये दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब ये तो PD है, ये नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे, ये वाला देखते हैं OD का। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब पार्ट A का 47 नंबर का क्वेश्चन है, और मतलब 47th नंबर का क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है पार्ट A का। सो यहाँ पे देखो क्या है, फॉर योर अननोन y सच दैट 0 1 2 r मैपिंग दी गई, कंसिडर द फॉलोइंग 2 पॉइंट्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हमेशा 2 पॉइंट दिए जाते हैं, एक इनिशियल कंडीशन और एक बाउंड्री कंडीशन को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हमें जो कंडीशन दी गई है वो है y" + 2y इज इक्वल्स टू 0, और इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन y 0 पे वैल्यू 0 है, y 1 पे वैल्यू 0, ये हमें दी गई है कंडीशन। इन द गिवन अबव बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, मतलब इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन। अब ये कह रहा है कि ये इंटीग्रल इक्वेशन है इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो yx इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 to 1 kxt yt dt, ये गिवन है, डिफाइन है इंटीग्रल इक्वेशन 0 से 1 इंटरवल के बीच में। जो ये kxt, ये आपने अगर इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ी होगी तो ये आपके कर्नल को शो करती है। अब यहाँ पे ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर kxt। कहने का मतलब है कि अगर ये मेरी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है और ये वो yx है जो इस का सॉल्यूशन है या इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका जो कर्नल है kxt क्या होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो kxt को इसमें रखें, yx का वैल्यू निकाल लें, और या फिर y" और yx पुट करके इक्वल टू 0 की तरफ कर दें, ये कर सकते हैं। या फिर दूसरा कि आप इसको इंटीग्रल इक्वेशन के मदद से करें, जैसे कि मैं बताती हूँ। देखो yx इज इक्वल्स टू 0 to 1 k कर्नल योर xt एंड yt dt, ये दिया गया। अब ये पूछ रहा है कौन सा कर्नल की वैल्यू आप इसमें डालोगे, तो हम कर्नल की इसमें वैल्यू डाल के देखेंगे। कर्नल की वैल्यू जब हम डालेंगे और जब सॉल्व करते रहते हैं, तुम्हें पता है कि ये वाला तरीके के क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, लिबनीज
लिबनीज रूल 1 से और लिबनीज रूल 2 से, या लिबनीज फॉर्मूला 1 या फॉर्मूला 2 दोनों हम यूज़ करते हैं। और आखिरी में जब हम करते रहते हैं तो यहाँ हमें y का फर्स्ट डेरिवेटिव, y का डबल डेरिवेटिव मिल जाता है। तो तुम जब यहाँ पे पहुँचोगे इसके सेकेंड स्टेप में y का डबल डेरिवेटिव तुम्हें मिलेगा, यहाँ कुछ y की टर्म मिलेगी, इसको जो आप रिड्यूस करोगे तो आप देखोगे कि आप ये वाली बाउंड्री इक्वेशन को ऑब्टेन कर लोगे। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन वो है जो हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में बिल्कुल स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस करते हैं लिबनीज रूल लगा के, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। बस इन्होंने क्या करा कि इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। इन्होंने ये बता दिया कि जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मिल रही है। कभी कभी हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम नहीं मिलती, वाई डैश सिंपल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, वाई सिंगल डेरिवेटिव में सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। तो इस बार हम यहाँ से यहाँ की तरफ जाएंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये आया इंटीग्रल इक्वेशन से है, लेकिन क्योंकि बाउंड्री वैल्यू को यूज़ किया तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। अब मैं पहला ही वाला ऑप्शन लेके चलूंगी और पहले वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या दी गई है, जो हमारा इंटरवल डिफाइन है वो 0 से 1 तक डिफाइन है। तो अब हम इसको कैसे ले सकते हैं? 0 से 1 तक x बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में। तो देखो इसको हम लेंगे y विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to, अब ये क्या है, x इज लेस देन और x इज ग्रेटर देन। तो ये ले लेते हैं हम 0 और यहाँ पे ले लेते हैं हम 1। सो 0 इज लेस देन x, तो 0 से लेके x तक वैल्यू आई। क्या वैल्यू दी गई है? t ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस x। यहाँ पे क्या दिया? y विच इज ये वाला मैं लिख रही हूँ, y ब्रैकेट के अंदर t और dt प्लस फिर 2 टाइम्स दोबारा लिखो क्योंकि इसी को तुम स्प्लिट कर रहे हो। अब वैल्यू x से कहाँ तक जाएगी? 1 तक। x से 1 तक के लिए कौन डिपेंडेंट है वैल्यू पे? x, 1 माइनस t और बाकी y t dt एज सच, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि हम इंटीग्रल यूज कर रहे हैं, बट इंटीग्रल के अंदर हमारे पास 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ऐसे के लिए हम क्या यूज करते हैं? लिबनीज यूज करते हैं, लिबनीज रूल यूज करते हैं। तो लिबनीज कौन सा? रूल नंबर 2। तो लिबनीज रूल नंबर 2 क्या कहता है कि डेल बाई डेल ऑफ योर z इंटीग्रल के अंदर f ऑफ एक्स जेड, और यहाँ पे आपका आ जाता है dx, ठीक है। यहाँ पे मैं फाई फंक्शन, यहाँ पे मैं साई फंक्शन ले रही हूँ, इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी? इंटीग्रल के अंदर जंप कर जाएगा अब ये डेरिवेटिव। सो डेल एफ बाई डेल जेड, यहाँ पे आएगा dx और यहाँ पे आपका साई और फाई ऐसे ही रहेगा। 3 इसमें टर्म आती हैं। तो पहले तो आपने इस पार्शियल डेरिवेटिव को सॉल्व किया, उसके बाद इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सॉल्व किया, तो 3 टर्म बनी। तो यहाँ पे बन जाएगी ब्रैकेट के अंदर इसके रिस्पेक्ट में f ऑफ योर फाई z कॉमा z डेल ऑफ फाई बाय डेल z माइनस f ऑफ योर साई z कॉमा z डेल ऑफ साई अपॉन डेल। अब इस लाइन पे फॉर्मूला लगा देते हैं, तो वैल्यू बन जाएगी 2 0 to x, t ऐसी रहेगा विद द माइनस साइन, ये बाहर आ जाएगा y t dt प्लस। नेक्स्ट अब इसमें वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x 1 माइनस x y ऑफ x, x का डेरिवेटिव इज 1 माइनस। अब यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे t की जगह तो ये पूरी चीज़ बन गई 0, इसलिए मैंने 0 रख दिया। अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ, यहाँ पे 2 डाल देती हूँ, यहाँ पे आएगा +2 x to 1 और यहाँ पे आएगी वैल्यू आपकी 1, ठीक है। और यहाँ पे आएगी अंदर 1 माइनस t y t dt प्लस 2 टाइम्स ऑफ x 1 माइनस, देखो इसमें ये वाला वैल्यू डालोगे तो 1 माइनस 1 y 1 डेरिवेटिव 0, तो ये टर्म पूरी आपकी क्या बन जाएगी? 0। अब माइनस में यहाँ पे बनेगा आपका 2, ठीक है। x ऐसी रहेगा 1 माइनस, यहाँ पे आप x पुट करोगे, सो x और y ऑफ x का डेरिवेटिव 1। अब ये वाली जो टर्म है तुम्हारी और ये वाली टर्म है वो बिल्कुल सेम है, ये दोनों कट जाएंगी, एक प्लस साइन के साथ है, एक माइनस साइन के साथ है। तो हमारे पास अब सिर्फ 2 ही टर्म बच रही हैं, एक टर्म बच रही है ये वाली और एक टर्म बच रही है ये वाली। तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 टाइम्स ऑफ 0 to x माइनस ऑफ t y ऑफ t dt प्लस 2 बाहर निकाल दिया, सो x to 1 1 माइनस t
y ऑफ t एंड dt, ये चीज़ हमारे पास बच गई। बाकी हमारा सारा ये भी एब्जॉर्ब हो गए चारों के चारों टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमारे पास है, y डैश की वैल्यू है ना इसके बराबर। अब मैं ये इरेज कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे क्या लगाओगे तुम, लिबनीज का रूल नंबर 1 लगाओगे, ठीक है। लिबनीज का रूल नंबर 1 क्या कहता है, पहली वाली टर्म को 0 बना देता है और बाकी 2 टर्म को हम यूज़ करके चलते हैं। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। तो लिबनीज रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखो ये है लिबनीज रूल नंबर 1, मतलब जो पहली वाली टर्म है उसको 0 ले लो तो ये लिबनीज रूल नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। दिस इज लिबनीज रूल 1। दोनों फॉर्मूले लिख लेना, वो लिबनीज रूल 2 था, लिबनीज रूल 1 है। तो अब लिबनीज रूल 1 लगाएंगे तो पहली टर्म तो हो गई इसमें 0, लेकिन बाहर की साइड क्योंकि डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स तो दोबारा करेंगे वाई डैश के साथ, तो क्या बन जाएगा, वाई डबल डैश बन जाएगा। तो ये वाला वाई डैश किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई डबल डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2 ऐसे ही रहेगा, पहली वाली टर्म बन गई यहाँ पे 0, डायरेक्टली ये अप्लाई करते हैं। टी की जगह क्या आएगा, एक्स, वाई की जगह क्या आएगा, एक्स, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस ऑफ एक्स आ गया टी की जगह, वाई के अंदर क्या आ गया, एक्स। नेक्स्ट वाले में तो 0 0 छोड़ दो टर्म। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, पहली वाली टर्म बन गई इसमें 0, दूसरी वाली टर्म देखो जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे 1, तो 1 माइनस 1 0, y ऑफ 0, तो दूसरी टर्म बन गई 0 माइनस, इसकी दूसरी टर्म क्या बनेगी, जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे x, तो 1 माइनस x और ब्रैकेट के अंदर y ऑफ x ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, माइनस x, यहाँ पे आपका y डबल डैश आया हुआ है, इक्वल टू, इसको यहाँ से इरेज कर दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, y डबल डैश 2 बाहर से लिख देती हूँ ब्रैकेट के अंदर, माइनस ऑफ एक्स वाई, ठीक है, वाई एक्स ये आ गया, और यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो माइनस वाई एक्स, और ये आया माइनस माइनस प्लस, ये आया वाई एक्स और साथ में तुम्हारा एक्स। अब इसको क्लोज कर दो तो भाई ये और ये भी कैंसिल, ये बचा है सिर्फ, सो वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस 2y, सो वाई डबल डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। हमने जहाँ से स्टार्ट किया था उसके बाद हमने ये ऑब्टेन कर लिया, नहीं कर लिया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो पहला वाला इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि इस इंटीग्रल इक्वेशन से शुरू करा और ये बाउंड्री वाली प्रॉब्लम हमने शो करके दिखा दी। तो दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ, स्टेप बाय स्टेप अपने रफ रजिस्टर में लिख लेना तो तुम इसको बहुत आसानी से कर पाओगे। मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ। अब पार्ट बी में जब तुम यहाँ पे आओगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 91 है, 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। द लेट एफ बिलोंग्स टू सी, एफ बिलोंग्स टू C1 R बी बाउंडेड। तो यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है, F को बाउंडेड दिया गया है और C की पावर में जो 1 चढ़ा होता है, इसका मतलब कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। दूसरी बात, इसके जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी कॉन्टिन्यूअस है, मतलब जो फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव तुम लोगे तो वो भी कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस, ये भी बोल सकती हूँ, ठीक है, ये चीज़ भी हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन इसने क्या दिया गया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से दिया गया P, इसने इस प्रॉब्लम को P नाम दिया और P के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि क्या P का कोई सॉल्यूशन है, P हैज़ ए सॉल्यूशन जो t ग्रेटर देन 0 के लिए, जब भी t ग्रेटर देन 0 हो उसके लिए सारे सॉल्यूशंस P के डिफाइन हो। P क्या यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, P क्या इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस रखेगा, या जो सॉल्यूशंस होंगे P के वो इलिप्सेस होंगे, इज या आर, एक सॉल्यूशन या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस P के हमें इलिप्सेस मिलेंगे। तो पहले भैया P देख लो, P क्या है। P की वैल्यू इनिशियल कंडीशन x डैश की वैल्यू इसने f के बराबर ली गई है फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0 की कंडीशन दी है। x 0 पे वैल्यू इसने 0 दे रखी है, ठीक है। f हमें इसने बाउंडेड दे दिया और कॉन्टिन्यूअस दे दिया है। क्लियर, फर्स्ट डेरिवेटिव भी इसका कॉन्टिन्यूअस है। तो मैं इसके अजम्पशंस ले सकती हूँ। देखो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं, बाउंडेड होते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू पीरियोडिक रहती है, कॉस थीटा साइन थीटा वाली, तो वो आप ले सकते हो। कॉन्स्टेंट फंक्शन ले सकते हो, बाउंडेड रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस रहते हैं। तो वही एग्जाम्पल हम जनरेट करके चलेंगे। तो इसके लिए मेथड 1 मेथड 2 दो तरीके से कर सकते हो। तुम x डैश मतलब इज इक्वल्स टू f और अज्यूम कर लोगे तुम f की वैल्यू या तो कांस्टेंट 1 के बराबर, या फिर यहाँ पे x डैश इज इक्वल्स टू f और f की वैल्यू तुम यहाँ पे ले सकते हो cos t sin t, कुछ भी इस तरीके की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ले सकते हो जिनका एग्जिस्टेंस भी आपका क्या हो, बाउंडेड हो। क्लियर है, दोनों लेके चल के सॉल्व कर देना। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, x 0 से वैल्यू 0 के बराबर दी गई है, समझ में आ रहा है। तो अब मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। आई होप इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया ना फंक्शन का के रिस्पेक्ट में क्या कहा गया। सो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। x डैश को अगर मैं 1 ले लूँ तो dx किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt कितना हो गया 1। सो dx इज इक्वल्स टू dt, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, और क्या करा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सो x इज इक्वल्स टू t प्लस अ कांस्टेंट c, ये ले लिया।
x इज इक्वल्स टू टी प्लस अ कॉन्स्टेंट c, इनिशियल कंडीशन x 0 पे 0 है, तो मतलब t भी 0 ये भी 0, तो c इक्वल टू 0 आ गया। कंडीशन क्या बनी, x इज इक्वल्स टू टी। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं कि हमें यूनिक सोल्यूशन मिला है। तो यहाँ से हमने कह दिया कि हमें यूनिक सोल्यूशन मिला। इसी तरीके से तुम इसको भी सॉल्व करोगे तो तुम्हें यहाँ पे भी यूनिक सोल्यूशन ही मिलेगा। ठीक है, इसको खुद करके देख लेना। इनिशियल कंडीशन इसके लिए भी x 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो P के पास यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, हमें ये समझ में आ गया कि P के पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये वाला कट हो गया। अब P हैज सॉल्यूशन फॉर t ग्रेटर देन 0। यहाँ पे तो t की वैल्यू हमने इक्वल टू लिया, अगर t की वैल्यू हम ग्रेटर देन भी ले लें तो हमें P के पास सॉल्यूशन हमेशा मिल रहा है। ठीक है, सो क्योंकि फंक्शन ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन लेते रहो, t की वैल्यू बढ़ाते रहो, तो उससे तो तुमको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। t की वैल्यू 1 लोगे तो एक कांस्टेंट फंक्शन मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसमें तुम्हें हमेशा सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस मिलेगी। उसने सॉल्यूशंस पूछा, यूनिक या इनफाइनाइट नहीं पूछा। उसने कहा सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, तो t ग्रेटर देन 0 पे हमें यूनिक इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस हमेशा मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ, द सॉल्यूशन ऑफ p इज लिप्सिस चेक करना है। तो लिप्सिस के लिए हम क्या करते हैं, पहला डेरिवेटिव की जो वैल्यू है आपकी x डैश, हम जो पहला डेरिवेटिव लेके चलते हैं वो जो वैल्यू आपकी आती है वो क्या आनी चाहिए, बाउंडेड आनी चाहिए। लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, m होनी चाहिए। सो जब हम x डैश की वैल्यू लेते हैं वो क्या आ रही है 1, विच इज़ योर बाउंडेड एंड विच इज़ योर अ फाइनाइट वैल्यू। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस भी हो गया। तो इसने कहा या तो एक सोल्यूशन लिप्सिस हो या एक से ज़्यादा सोल्यूशन लिप्सिस हो। हमने एक कंडीशन लेके इसको चेक कर दिया कि इसका सोल्यूशन लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस है, तो हमने ये इसको यहाँ पे ट्रू कर दिया इस। अगर तुम ये वाला भी लेके चलोगे तो जैसे हमने x डैश इज इक्वल्स टू cos t लिया, तो cos t की एग्जिस्टेंस क्या है, -1 से +1 के बीच में वैल्यू एग्जिस्ट करती है cos t की। इसका मतलब क्या होता है कि cos t भी आपका एक बाउंडेड फंक्शन है। इसका मतलब कि cos t जैसे फंक्शन भी क्या होते हैं, लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे ये फंक्शन भी अगर आप लेके चलोगे तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको टिक कर सकते हो। तो इसके आपका फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है, थर्ड वाला नहीं है। क्लियर है बच्चों। तो 4.75 मार्क्स का पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है, दिया क्या गया है कि u का डैश इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर u टू द पावर 1/5। ये हमें पूरा इनिशियल कंडीशन बनाई है। u 0 पे हमारा 0 गया है। ये एक थ्योरम हमें एस.एल. रॉस में दी गई है। एक्चुअली ये 2 थ्योरम्स हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के ही चैप्टर में। तो वहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो कि अगर हमें y डैश की वैल्यू, थ्योरम क्या है वो बताती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ हाँ नीचे। सो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, अगर y डैश की वैल्यू या dy बाई dt, इस तरीके से लिख लो, dy बाई dx ले लो, चलो dy बाई dx की वैल्यू आपकी a टाइम्स ऑफ आपका कोई फंक्शन ऑफ y है। ठीक है, y की पावर में तुम ले लो कोई बीटा, एंड बीटा शुड बी लाई बिटवीन 0 to 1। क्लियर। अब यहाँ पे जो इसका इनिशियल कंडीशन दिया जाएगा वो y 0 पे इक्वल टू, यहाँ ले लो तुम अल्फा इज इक्वल्स टू 0। सो ये जो अल्फा है तुम्हारा, दिस अल्फा इज बिलोंग्स टू योर r। ये है आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की वो थ्योरम जिसका स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हो कि बीटा अगर आपका फ्रैक्शन में है, कोई भी वैल्यू आपकी अगर फ्रैक्शन में है और यहाँ पे आने वाला जो एग्जिस्टेंस है, जो वैल्यू आप इसके अंदर अल्फा की ले रहे हो वो पूरे रियल नंबर सिस्टम से आ रही है। कंडीशन कि a अगर आपका पॉजिटिव है, इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर a आपका निगेटिव है, इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ये है इसकी थ्योरम। अब यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हमें ये सेम दिया गया है, ये बीटा हमारा सही हो गया बिल्कुल 0 से 1 के बीच में, ये हमारा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है बिल्कुल परफेक्ट। अब बचा ये टी स्क्वायर कुछ भी डाल लो, हमेशा इवन नेचर का पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका मतलब ये हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही हमें देगा। सो इट हैज़ नो सॉल्यूशन और एग्जिस्ट मोर देन 1 सॉल्यूशन ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो नो सॉल्यूशन वाला रॉन्ग हो गया, ये वाला हो गया ट्रू। ठीक है, अब पहला वाला स्टेटमेंट और फोर्थ वाले स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। द फंक्शन दिस टी स्क्वायर u टू द पावर 1/5, मतलब इसने du बाई dt या u डैश की वैल्यू को इसने g फंक्शन से दिखा दिया। g डज नॉट हैव ए लिप्सिस कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू u इन एनी नेबरहुड ऑफ u डैश। हमें क्या पता है, हम किसी भी फंक्शन को
जब दिखाते हैं कि लिप्सिस है या नहीं है, तो हमें तो उसका डेरिवेटिव, अगर हम f लेके चल रहे हैं, f फंक्शन कुछ भी ले लो, सो f का डेरिवेटिव देखेंगे। अगर एग्जिस्टेंस वैल्यू आपकी क्या होगी, आपकी जो f डैश की वैल्यू है वो आपकी लेस देन m हुई, मतलब फाइनाइट वैल्यू, बाउंडेड वैल्यू एग्जिस्ट करी, तो हम कह देंगे कि f फंक्शन आपका लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस है। हमें सिर्फ इतना चेक करना है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो g है इज नॉट लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मैं सारा इरेज कर देती हूँ, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। तो g इज नॉट योर लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस। चौथे में इसने पूछा है कि g सेटिस्फाई द लिप्सिस कंडीशन। समझ में आया? तो यहाँ हमें g डैश निकालना है, देखना है कि फाइनाइट बाउंडेड आ रहा है या नहीं। यहाँ पे भी g डैश निकालना है, देखना फाइनाइट बाउंडेड आ रहा है नहीं। अगर फाइनाइट बाउंडेड है तो लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस, और अगर नहीं आ रहा है तो लिप्सिस कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन हो गई फेल। पहली बात तो ये। इसमें दूसरा भी चेक करो, विथ रिस्पेक्ट टू इन सम नेबरहुड ऑफ यू एंड हेंस देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हमारा सॉल्यूशन यूनिक आया था क्या? नहीं, हमारे इनफाइनाइट आए थे। तो तुम इसको तो वैसे ही डिस्कार्ड कर सकते हो कि इसका सेकेंड पार्ट, क्योंकि इसने यहाँ एंड लिखा है बच्चों, एंड का मतलब ये कि पहला पार्ट भी ट्रू, दूसरा पार्ट भी ट्रू, तभी तुम्हारा आंसर इज ट्रू। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? ट्रू के बारे में कह रहा है। तो अगर ये बाय चांस और कहता तो तुम इसको चेक करते और फिर तुम इसको टिक करते। ये ध्यान रखना, यहाँ एंड का है तो इसलिए ये दोनों लेके चलेगा, इसलिए मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो मेरे पास अब ये लिप्सिस कंडीशन ही चेक करने के लिए बची है। इक्वल्स टू टी स्क्वायर यू टू द पावर 1/5। ये पूछ रहे लिप्सिस कंडीशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ यू, तो दैट मीन्स डी जी बाई डी यू हमें लेना है। इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो ये क्या होगा? 1/5 यू टू द पावर 1/5 -1। सो 1/5 टी स्क्वायर यू टू द पावर -1 - 5/5 इज इक्वल्स टू -4/5। सो ये वैल्यू क्या हुई? डी जी बाई डी यू। और ये क्या वैल्यू मिल गई आपको? ये मिल गई 1/5 टी स्क्वायर यू टू द पावर -4/5। इस पूरे को मैं एज ए कॉन्स्टेंट ले लूँ तो ये बन गई अल्फा इंटू यू टू द पावर -4/5, या अल्फा अपॉन यू टू द पावर 4/5। निगेटिव है तो नीचे ले गई मैं। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं नेबरहुड ऑफ यू, तो यू के जितने भी करीब ये वैल्यू जाएगी तो बहुत मिनिमम होती जाएगी। पॉजिटिव वैल्यू अपॉन कुछ मिनिमम वैल्यू, तो ये वैल्यू तो नियर टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ी हो जाएगी। और लिप्सिस के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? हमें तो फाइनाइट बाउंडेड वैल्यू चाहिए, वो हमें यहाँ नहीं मिली। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो कि ये लिप्सिस कंडीशन क्या कर गया? फेल कर गया। इट्स फेल दी लिप्सिस कंडीशन। तो यहाँ पे मैं सारा इरेज कर देती हूँ। अब ध्यान से पढ़ो, द फंक्शन g डज नॉट सेटिस्फाई द लिप्सिस कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू u इन एनी नेबरहुड ऑफ u के नेबरहुड में लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, नो सॉल्यूशन ये फॉल्स था, मोर देन वन सॉल्यूशन ये ट्रू था। अब g सेटिस्फाई द लिप्सिस कंडीशन नहीं, तो ये वाला भी फॉल्स होगा। तो इसका आंसर क्या बना? 1 और 3। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चंस पार्ट ए के और 2 क्वेश्चंस पार्ट बी के समझाए हैं। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कौन कौन से वीडियोस तुम देखना चाहते हो वो भी बताना, और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करना। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। शूट भी हुआ कि नहीं? और फाइनली आपकी वीडियो खत्म